कभी कभी जिंदगी हमें इतना धोखा देती है कि आईना भी पराया लगने लगता है। मैंने जब इस घर में कदम रखा था तो सोचा था ये मेरा संसार है, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस संसार की दीवारों के पीछे सड़ांत छुपी है। मैं नीलम हूँ, इस घर की बड़ी बहू। हमारा परिवार बाहर से एक आदर्श तस्वीर लगता है, 2 बेटे 2 बहुएं, एक समझदार सास और एक बेटी जो शादी के बाद भी अक्सर मायके में दिख जाती है, और उसका पति अरुण। सब कहते थे अरुण बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा, समझदार, अपने ससुराल वालों का सम्मान करने वाला। मैं भी मानती थी शुरुआत में, लेकिन कहते हैं ना, असली रंग देर से दिखता है, पर जब दिखता है तो आंखें चौंधिया जाती हैं। वो एक शाम थी, बरसात बाहर और घर में हल्की हल्की चाय की खुशबू। मैं किचन में थी और मेरी सास सविता देवी ड्राइंग रूम में अरुण से हंस हंस के बातें कर रही थी। कोई खास बात नहीं थी, लेकिन एक औरत के दिल को बहुत कुछ बिना कहे भी समझ आ जाता है। उनकी हंसी में कुछ ज्यादा गर्मजोशी थी, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, पर वो वहम कई बार दोहराया गया और हर बार जरा और गहरा। सास का बदला हुआ व्यवहार। पहले माँ जी मुझसे हर छोटी बड़ी बात पूछती थी, किचन, त्योहार, परिवार के फैसले। मैं उनकी दाहिनी बाजू थी। फिर धीरे धीरे उनकी बातें मुझसे कम होने लगी और अनिता से ज्यादा। अरुण के आने पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी ताजगी आ जाती, जैसे कोई जवान लड़की अपने प्रेमी से मिल रही हो। मैंने फिर भी खुद को समझाया, एक माँ है, बेटी दामाद से मिल रही है, क्या गलत है इसमें। लेकिन जब उन्होंने घर के पुराने कागजात मंगवाए, लॉकर खुलवाया और सब कुछ अनिता के नाम ट्रांसफर करने की चर्चा शुरू की, तब मेरे मन में पहली बार जोर से सवाल उठा, ये सब क्यों? मैंने पहली बार देखा वो नजरिया। एक रात मैंने छत पर खिड़की से देखा, माँ जी और अरुण अकेले खड़े थे, बहुत करीब, इतने करीब कि एक माँ बेटी के रिश्ते की मर्यादा धुंधली लगने लगी थी। उनकी हंसी धीमी थी, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। अरुण ने उनका कंधा दबाया और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि मुस्कुरा दी। मैं ठिठक गई। मुझे लगा मेरी दुनिया जैसे वहीं ठहर गई हो, और मैंने खुद से वादा किया। मैंने तब कुछ नहीं कहा, न पति को न देवरानी को, पर उस रात नींद मेरी आंखों से रूठ गई। मैं जान गई थी कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक बहू नहीं, एक औरत ही महसूस कर सकती है। और मैंने ठान लिया, अगर मेरे घर की नींव हिलाई जा रही है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं हर परछाई के पीछे छुपे सच को सामने लाकर रहूंगी। संदेह एक बीज होता है, अगर उसे नजरअंदाज कर दो तो भी वो जड़ों में फैल ही जाता है। मैंने भी कोशिश की कि मन को समझा लूं, पर हर दिन एक नई गवाही दे रहा था कि मेरा डर गलत नहीं है। वो खामोशी जो बहुत कुछ कहती थी। अब अरुण का आना जाना पहले से ज्यादा होने लगा था, कभी अनिता को लेने, कभी यूं ही मिलने, और माँ जी के चेहरे पर वो वही मुस्कान जो अब मुझे जहर सी लगती थी। एक दिन दोपहर में मैं पूजा की थाली लेकर उनके कमरे की ओर जा रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था, थोड़ी सी आवाज आ रही थी। अरुण कह रहा था, देखिए सविता जी, अब वक्त आ गया है, आप फैसला कीजिए, ये जायदाद अनिता के नाम होनी ही चाहिए। सविता जी, माँ जी के लिए ये संबोधन, और माँ जी की तरफ से कोई विरोध नहीं। मैं वहीं थम गई थी। दिल और दिमाग की लड़ाई। उस दिन मेरे अंदर एक भयानक तूफान आया। दिमाग कहता, सबूत के बिना कुछ नहीं कह सकती। दिल कहता, सारा सबूत तुम्हारी आंखों के सामने है, बस उसे मानो। मैंने तय किया, अब सिर्फ महसूस करने से कुछ नहीं होगा, अब देखने, जानने और साबित करने का वक्त है। बदले हुए दस्तावेज। कुछ दिन बाद माँ जी ने एक कागज मुझे पकड़ा कर कहा, बैंक जाकर ये लॉकर क्लोज करवा देना, अब जरूरत नहीं। मैंने कागज लिया और एक नज़र में समझ गई कि ये वही लॉकर है जहाँ पिताजी की पुरानी वसीयत रखी जाती थी। वो वसीयत जो कहती थी कि दोनों बेटों का बराबर हक है। मैंने बैंक जाकर लॉकर बंद तो करवाया, लेकिन अपने मन के ताले खोल दिए। मैंने मेरी देवरानी काव्या से सब कुछ शेयर किया। पहले वो चौंकी, फिर सहमी, लेकिन जब उसने भी माँ जी और अरुण के बीच कुछ अनदेखे इशारों को याद किया तो वो भी यकीन करने लगी। हमने तय किया, अब हम सिर्फ बहुएं नहीं, इस घर की हकदार बेटियां भी हैं। हम सच्चाई को बाहर लाएंगे, चाहे जितना बड़ा तूफान क्यों ना उठे। पहली चाल। काव्या ने अपने भाई से एक पुराना मोबाइल मंगवाया जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग फीचर था। हमने माँ जी के कमरे के बाहर एक जगह रिकॉर्डिंग डिवाइस फिट कर दिया। हम जानते थे अगर कुछ है तो जल्द ही सबूत भी मिलेगा। कुछ साजिशें इतनी नाजुक होती हैं कि खुद को छुपा नहीं पाती, और कुछ औरतें इतनी मजबूत होती हैं कि उन्हें पकड़ना जानती हैं। मैंने फैसला कर लिया था, अब डरने का नहीं और सामना करने का वक्त है। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, लेकिन जरूरत के वक्त वो खून से भी गाढ़े हो जाते हैं। काव्या मेरी देवरानी नहीं, अब मेरी हमराज बन चुकी थी, और इस लड़ाई में मेरी सबसे बड़ी ताकत भी। पहली रिकॉर्डिंग, पहला खुलासा।
उस रात जब हमने मोबाइल में रिकॉर्ड की गई पहली बातचीत सुनी, मेरी उंगलियां कांप रही थीं। अरुण कह रहा था, अनीता को अब सब कुछ मिल जाना चाहिए सविता जी। बेटों ने क्या किया है आपके लिए, बहुएं तो बस खर्च करती हैं। माँ जी बोली, तुम ठीक कहते हो दामाद जी, अनीता मेरी जान है और तुम उसके साथ हो, यही काफ़ी है। मैं सब कुछ उसके नाम कर दूंगी। एक पल को मेरी धड़कन रुक गई थी। काव्या ने मेरी बांह पकड़ ली। उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। साजिश की जड़ें और गहरी थीं। अब हमें यकीन था, सिर्फ जायदाद नहीं, ये रिश्ता ही गलत है। अरुण का मोह, सास की कमजोरी और अनीता की आंखें मूंदी हुईं। एक पूरा खेल चल रहा था जिसका शिकार हम होने वाले थे। हमने अगले 2 दिन रिकॉर्डिंग जारी रखी। अब हमारे पास सबूतों की एक लड़ी थी। घर की हवा बदली बदली सी थी। माँ जी अब हमसे और भी कट चुकी थी। अनीता की तरफ उनका झुकाव खुलकर दिखने लगा था। त्योहार का सबसे महंगा साड़ी सेट उसी के लिए, किचन के फैसले उसी की पसंद से। राहुल और अमन इसे माँ का प्यार मानकर अनदेखा कर रहे थे, पर हम अब जानती थी ये प्यार नहीं, प्लानिंग थी। एक शाम काव्या और मैं पुराने ट्रंक की सफाई के बहाने स्टोर रूम गईं। कई फाइलें छानते छानते एक हल्का नीला लिफाफा हाथ आया, थोड़ा फटा हुआ, लेकिन अंदर एक दस्तावेज था, पिताजी की लिखी वसीयत। उसमें साफ लिखा था, मेरी संपत्ति मेरे दोनों पुत्रों के नाम बराबर बराबर बांटी जाएगी। मेरी बेटी का विवाह हो चुका है और मैंने उसे विदाई में पर्याप्त दिया है। मैंने काव्या की तरफ देखा। अब हमारे पास सिर्फ शक नहीं, सबूत भी है। उस रात पहली बार हम दोनों देवरानी जेठानी देर तक छत पर बैठे। हम चुप नहीं थे। हमारे बीच साजिश के खिलाफ लड़ने की कसम गूंज रही थी। काव्या ने कहा, नीलम दीदी, ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत, हमारे बच्चों के हक की लड़ाई है। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, अब ये जंग तेरे मेरे घर की नहीं और ये औरतों की आवाज बननी चाहिए। सच की नींव मजबूत हो तो झूठ की इमारत ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। अब हम झूठ की दीवारें गिराने निकली थी, कानून, परिवार और खुद की आवाज के साथ। जब कोई आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझने लगे तो वक्त आ जाता है आवाज उठाने का। अब तक हम देख रही थी, अब बोलने का वक्त था, और इस बार हर शब्द हथियार बनकर निकलेगा। पतियों से पहली टक्कर। रात का खाना खत्म हुआ था। राहुल हमेशा की तरह अपने मोबाइल में उलझा हुआ था और माँ जी अनीता को घेरे बैठी थी। मैंने राहुल से कहा, हमें बात करनी है, जरूरी बात। काव्या ने अमन को बुलाया। हम चारों कमरे में बैठे और हमने सब कुछ कह डाला। रिकॉर्डिंग सुनाई, वसीयत दिखाई, माँ के व्यवहार के बारे में खुलकर बताया। राहुल का चेहरा जैसे सुन्न हो गया। अमन ने आंखें मींच लीं, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। राहुल बोले, ये तुम लोग क्या कह रही हो? माँ ऐसा कैसे कर सकती है? अरुण, वो तो हमारी बहन का पति है। मैं बोली, जीजा है या सौदा कर रहा है, ये तुम खुद सुन चुके हो राहुल। अब तक तुम्हें करना है कि पत्नी के साथ खड़े हो या उस साजिश के साथ जो तुम्हारा सब कुछ छीनने पर तुली है। सच कड़वा था, पर असर कर गया। राहुल और अमन ने भले ही कुछ देर तक कुछ न कहा हो, लेकिन उनके चेहरों से साफ था, उनकी दुनिया हिल चुकी है। माँ जी को उस रात हमने कुछ नहीं बताया, पर अब घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अगले दिन काव्या और मैं एक वकील से मिली, मिस्टर शर्मा, जो फैमिली लॉ में अनुभवी थे। हमने सारी रिकॉर्डिंग, वसीयत और जानकारी उन्हें दी। वो चुपचाप सब कुछ सुनते रहे, फिर बोले, आप दोनों ने बहुत मजबूत केस तैयार किया है। अगर वो वसीयत कोर्ट में साबित हो जाती है तो जो भी नई वसीयत बनाई गई है वो अवैध मानी जा सकती है। साथ ही अगर अरुण और आपकी सास की साजिश साबित हो जाए तो उन पर धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने का मामला भी बनता है। हमने तुरंत केस फाइल करवाने का निर्णय लिया। जब कोर्ट का नोटिस घर पहुंचा, मां जी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने पैरों तले से जमीन खिसका दी हो। सविता देवी बोली, तुम लोग कोर्ट जाओगी मुझ पर, अपने बच्चों के सामने मुझे बदनाम करोगी। मैं बोली, आपने हमें कभी बेटी समझा होता तो हम आपको दुश्मन न मानते। आप मां थी, पर आपने सौदेबाज बनना चुना। अब इंसाफ की लड़ाई है माँ जी, और उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। ननंद अनीता उस वक्त कुछ नहीं बोली। शायद उसे अब भी भरोसा था अपने पति और माँ पर, या शायद वो डर गई थी उस सच्चाई से जिसे वो जानना नहीं चाहती थी। हम बहुएं थे, लेकिन अब हम सिर्फ रिश्ते निभाने वाली औरतें नहीं थीं। अब हम न्याय की आवाज थी और साजिश की जड़ों को उखाड़ फेंकने का नाम। कोर्ट की दीवारें ठंडी होती हैं, लेकिन वहां गूंजने वाली आवाजें रिश्तों की गर्मी और गलतियों की तपिश साथ लेकर आती हैं। अब ये सिर्फ हमारे घर की लड़ाई नहीं थी, अब ये न्याय की किताब में दर्ज होने वाली कहानी बनने जा रही थी। पहली पेशी, रिश्तों की परीक्षा। कोर्ट की पहली तारीख। हम सामने थे, मैं, काव्या, राहुल, अमन
और दूसरी ओर सविता देवी और अरुण। सविता देवी सफ़ेद साड़ी में आईं जैसे कोई पीड़िता हो। अरुण के चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान, जैसे अदालत को भी खेल समझ रहा हो। जज के सामने वकील ने केस रखा। मान्यवर, ये मामला सिर्फ संपत्ति का नहीं है, ये उन रिश्तों की हत्या का मामला है जिन्हें धोखे, लालच और अनैतिक संबंधों ने मार दिया। सबूतों की धार। हमने पहली ही सुनवाई में रिकॉर्डिंग पेश की जिसमें सास और दामाद के बीच की बातचीत साफ साफ सुनाई देती थी। फिर पुरानी वसीयत की मूल प्रति कोर्ट में पेश की गई जिस पर पिताजी के दस्तखत, तारीख और गवाह मौजूद थे। अरुण और सविता देवी का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। गवाह बना लॉकर रजिस्टर। बैंक मैनेजर को बतौर गवाह बुलाया गया। वकील ने उससे पूछा, क्या आपने हाल ही में सविता देवी को लॉकर बंद करवाते हुए देखा था? मैनेजर बोला, जी हाँ, और उन्होंने ये भी कहा था कि अब वसीयत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ बेटी के नाम किया जा चुका है। ये बयान सीधा इरादा साबित करने वाला था। अनीता की आंखें खुलती हैं। तीसरी सुनवाई में अनीता भी कोर्ट आई। हमने उसे देखकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अरुण से जज ने पूछा, क्या आप सविता देवी से किसी निजी रिश्ते में हैं? अरुण ने झल्लाकर जवाब दिया, ये हमारा आपसी मामला है, इसमें कोर्ट को दखल देने की ज़रूरत नहीं। वहीं से सब कुछ बदल गया। अनीता की आंखें भर आईं। शायद पहली बार उसने देखा कि उसकी माँ और उसका पति उसके पीछे क्या खेल खेल रहे थे। जज की टिप्पणी। जज ने कहा, पहली बात, ये मामला संपत्ति हथियाने की साजिश का प्रतीत होता है जिसमें नैतिक और पारिवारिक मर्यादा का उल्लंघन भी हुआ है। ये कोर्ट अंतरिम आदेश देता है कि कोई भी संपत्ति स्थानांतरित नहीं की जाएगी जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता। घर लौटते वक्त, कोर्ट से बाहर निकलते वक्त अनीता चुप थी। उसने माँ और अरुण से दूरी बना ली थी। हम कुछ नहीं बोले क्योंकि कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। मैंने उस दिन महसूस किया जब औरत आवाज़ उठाती है तो न्याय का रास्ता खुद उसका साथ देने लगता है। ये सिर्फ केस नहीं था, ये हमारी आत्मा को दोबारा सम्मान दिलाने की शुरुआत थी। झूठ चाहे कितनी भी चालाकी से चले, एक दिन उसे सच के सामने झुकना ही पड़ता है। हमने जो लड़ाई शुरू की थी वो अब फैसले की दहलीज पर खड़ी थी और हमारी रूहें गवाह थीं कि हमने कोई गलत राह नहीं चुनी थी। अंतिम सुनवाई, टूटते रिश्तों की चीख। कोर्ट में आखिरी सुनवाई का दिन था। जज साहब ने दोनों पक्षों को अंतिम बात रखने का मौका दिया। सविता देवी की वकील ने कहा, मेरी मुवक्किल ने जो भी किया अपनी बेटी के भविष्य के लिए किया, वो एक माँ है। मैंने आंखें बंद कर ली। कौन सी माँ अपने बेटे और बहुओं को मिटाकर बेटी का भविष्य बनाती है? हमारी आखिरी दलील। हमारे वकील ने सिर्फ एक बात कही, मान्यवर, इस केस में एक माँ ने रिश्तों को गलत रास्ते पर चलाया, एक दामाद ने ससुराल को बाजार समझा और दो औरतों ने वो किया जो शायद एक जमाने तक नामुमकिन माना जाता था। न्याय की लड़ाई लड़ी और जीती भी। फैसला, न्याय की दस्तक। जज ने कहा, ये अदालत ये घोषित करती है कि श्री सुरेश प्रसाद की मूल वसीयत मान्य है जिसमें संपत्ति को दोनों पुत्रों में बराबर बांटने की बात की गई है। जो वसीयत हाल ही में प्रस्तुत की गई है उसे साजिशन तैयार किया गया पाया गया है और ये अमान्य घोषित की जाती है। सविता देवी और अरुण के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है और संपत्ति पर किसी एक पक्ष का एकाधिकार तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। अरुण का पतन और अनीता की आज़ादी। कोर्ट के बाहर अरुण ने अनीता से कुछ कहना चाहा पर अनीता ने उसका हाथ झटक दिया। अनीता बोली, तुमने माँ को भी खो दिया और मुझे भी। जो तुम्हारे साथ था वो सिर्फ धोखा था। अब तुम अकेले रहो, वही सही है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। वो मुड़कर हमारे पास आई और आंखों में आंसुओं के साथ बोली, भाभी माफ करना, मैंने सच देर से देखा, लेकिन अब मुझे भी लड़ना है खुद के लिए। मैंने उसका हाथ थाम लिया। अब तो लड़ाई खत्म है, लेकिन तू चाहे तो दोबारा शुरू कर सकती है, एक नई जिंदगी। घर लौटते वक्त माँ जी खामोश थी। उन्होंने एक बार भी हमसे नजरें नहीं मिलाईं। वो जान गई थी, उन्होंने सिर्फ जायदाद नहीं गंवाई, उन्होंने अपने बच्चे, अपने रिश्ते और अपना सम्मान सब कुछ खो दिया था। कुछ हफ्तों बाद घर पहले जैसा था, लेकिन हल्का सा बदला हुआ। अब उसमें डर नहीं था, चालाक मुस्कानें नहीं थी। राहुल और अमन पहले से ज्यादा मजबूत थे। काव्या और मैं अब सिर्फ बहुएं नहीं, इस घर की रीढ़ बन चुकी थी। मैंने देखा था एक घर टूटते हुए और फिर खुद उस घर को दोबारा खड़ा होते हुए भी देखा। कभी कभी औरत की चुप्पी उसकी ताकत नहीं, उसकी जंजीर होती है, पर जब वो चुप्पी टूटती है तब इतिहास बनता है। हमने लड़ाई लड़ी, जीती और अब उस जीत को जी भी रही है। अगर आपको नीलम की ये जंग, ये हिम्मत और सच की ये लड़ाई छू गई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। कमेंट में बताइए कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते।
और ऐसी ही सच्ची, तीखी और दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे न छूटे। और हाँ, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।